Hello students, you are welcome at Felix Academy JEE. I am Vivek Johri. Now we start next topic in third lecture of vectors. The next topic is parallelogram law of vector addition. कल वेक्टर एडिशन लॉ की बात की थी हमने, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस किया था। एक और तरीका हो सकता है, वो दूसरे नंबर का तरीका क्या है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको समझते हैं कि ये है क्या और इसे कैसे हम दो वेक्टर इस लॉ के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ये वेक्टर है P, ये वेक्टर है Q, और ये दोनों वेक्टर एक कॉमन पॉइंट से शुरू हो रहे हैं और एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड का मतलब क्या है? आसपास एक साथ लगी हुई दो साइड। अगर ये दो वेक्टर्स अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं और एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, तो उस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल, भाई पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होते हैं, तभी मैं कह रहा हूं पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो इसके कॉमन पॉइंट से या इन दोनों के कॉमन पॉइंट से शुरू होता हो, इन दोनों वेक्टर के रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज रिजल्टेंट आर, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। अब अगर आपको स्टेटमेंट लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? इफ टू वेक्टर्स बोथ in magnitude and direction represent the two adjacent side of a parallelogram starting with a common point, or you can say start from a common point, then the diagonal of that parallelogram which start from that common point will represent the vector sum of these two vectors. So what should be the statement of parallelogram? When two vectors according their magnitude and direction represent two adjacent side of a parallelogram with a common starting point, then the diagonal of that parallelogram which start from that common point will represent the resultant of these two given vectors. Vector R is equal to vector P plus vector Q. You can prove this by using triangle law of vector addition. You can prove this. Suppose this point O, this is A, this is B, this is C. If we take triangle OAC, you can write here, you can by using triangle law of vector addition. So OA vector plus AC vector
is equal to the resultant of these two vector is given by OC वेक्टर। याद करिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हो सेम ऑर्डर में, तो तीसरी साइड लेकिन ऑपोजिट ऑर्डर में उन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो इस हिसाब से कितना हुआ, ओ ए वेक्टर या ओ सी वेक्टर, यू कैन राइट ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। अब आप यहां पर देखिए ए सी, इस पैरेललोग्राम की ए सी और ओ बी लेंथ बराबर है, डायरेक्शन सेम है। तो एक पॉइंट मैंने कहा था, जब तक वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम रहे और डायरेक्शन सेम रहे तब तक कोई चेंज नहीं आएगा। या मैंने एक सेंटेंस यह ऐसे ही कहा था कि जब किसी वेक्टर को आप पैरेलल डिस्प्लेस करते हैं तो ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है और ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होता है। इसका मतलब यह हुआ कि एसी वेक्टर को आप ओबी वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। आप चाहें इस ब्रैकेट में एक सेंटेंस लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन या लेंथ एंड डायरेक्शन आर सेम, या यू कैन राइट magnitude and directions are same. AC can be replaced by OB. So you get the result OC is equal to OA plus OB. अब यहां पर OC आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, वेक्टर R से। ओ ए किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हो, वेक्टर पी से। और ओ बी वेक्टर क्यू से। ये रहा इसका प्रूफ कि स्टेटमेंट, अब आप असाइनमेंट अगर आप पूरे कर रहे हैं तो कायदे में आपको स्टेटमेंट लिखना चाहिए, डायग्राम आना चाहिए विथ प्रूफ, अगर आप इसको अपने असाइनमेंट तैयार कर रहे हो। क्योंकि आप ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप ना तो अभी 11th पास आउट हुए ना ही 12th, इन दोनों को भी अपने लेवल पर पास करना है और उनके लिए इसके असाइनमेंट कंप्लीट करना भी जरूरी है। देखिएगा, अब इसमें एक बात और हो सकती है, हाउ विल यू फाइंड the magnitude of resultant R as well as its direction, यानी कि इस रिजल्टेंट का आप मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे और साथ ही साथ इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, वो देखिए। मैंने कहा था किसी वेक्टर का रिजल्टेंट और उसका डायरेक्शन निकालने के लिए आप चाहें कोई सी किसी तरीके की ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर लें, आप चाहें ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर लें, आप चाहें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। अगर आप कैसे भी इसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे तो R का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और अगर ये एंगल फाइंड कर लेंगे तो R का डायरेक्शन आ जाएगा। फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि P और Q के बीच, इन दो वेक्टर के बीच एंगल कितना है, अल्फा, और रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, उसका ये भी चाहिए होगा, थीटा। तो फिर इसमें फाइंड क्या क्या करना है, आपको फाइंड करना है R। अब आप सोच रहे होंगे सर कभी वेक्टर से लिखते हैं, कभी बिना एरो लगाए लिख दिया। ध्यान रखिएगा, ये मैं पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर आप R लिखते हैं तो कायदा कहता है कि राइट साइड में भी
वेक्टर फॉर्म में ही आना चाहिए, तभी ये एक बैलेंस कंडीशन में रहेगा। अगर आप इसे मॉड लगाकर लिखते हैं या आर लिखते हैं तो आप मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। इसलिए मैंने क्या क्वेश्चन मार्क लगाया कि आर का मैग्नीट्यूड चाहिए था, मैंने ऐसे लिख दिया। और दूसरा क्या फाइंड करना है हमें, थीटा, तब जाकर पूरा वेक्टर आ पाएगा अगर आप मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी फाइंड करते हैं। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री अगर लगाना चाहें हम तो ओ ए लेंथ वेक्टर पी की मैग्नीट्यूड को बता रही है, यानी सीधी बात है ओ ए यहां पर वेक्टर पी की मॉड यानी कि पी को बता रही है। वही वहां कैपिटल पी है तो आप कैपिटल पी कर लीजिए। और गिवन में कंडीशन क्या है, ओ बी वेक्टर क्यू की मैग्नीट्यूड बता रही है तो आप इसे क्यू लिख सकते हैं। फिलहाल ये आपके पास गिवन कंडीशन है। थोड़ा सा अरेंजमेंट करिए, इसको आगे बढ़ाइए और यहां से सी पॉइंट से इस पर एक नॉर्मल ड्रा कर दिए, चाहे तो इसे आप डी कह सकते हैं। ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग एंगल BOA या CAD बराबर होंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये भी अल्फा होगा। अगर ये लेंथ Q है तो ये भी लेंथ क्या होगी, Q होगी। दिस इज Q। अगर ये Q है AC और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो भाई परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा Q साइन अल्फा। यानी कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज और अल्फा आपको एंगल पता हो तो आप आसानी से परपेंडिकुलर लिख सकते हैं Q साइन अल्फा। और बेस कितना लिख सकते हैं, Q कॉस अल्फा। क्यों लिख सकते हैं भाई, साइन अल्फा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ, हाइपोटेन्यूज इंटू साइन अल्फा। इसी तरीके से कॉस अल्फा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज इक्वल टू कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस अल्फा आ गया। अब देखिए आप ट्रायंगल OCD में बात करें, ट्रायंगल OCD एक 90 डिग्री है एंगल ODC 90 डिग्री है। पाइथागोरस लगाती है यहां पर। अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे यहां पर तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब OC कितना है भाई, लेंथ में कितना है OC आप लिख सकते हैं एंड OC सीधा मतलब है R। तो वैल्यू रख दी यहां पर R। OD की वैल्यू कितनी है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, O से A और A से D। O से A तक की लेंथ कितनी है P और A से D तक की कितनी है Q cos अल्फा। तो कितना आएगा भाई ये P प्लस Q cos अल्फा स्क्वायर प्लस, आगे नहीं ले जा रहा हूं शायद फिर स्क्रीन पे कट जाए, इसलिए मैं ये प्लस यहां लिखता उसे यहां लिख दिया। CD, अब CD कितना है Q साइन अल्फा, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। इनको चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर लिए। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2PQ कॉस अल्फा, और फिर ये टर्म ये A प्लस B का होल स्क्वायर से लिखा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। Q स्क्वायर, ये दोनों टर्म एक साथ ले लिए और Q स्क्वायर को कॉमन निकाल दीजिए।
आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर कॉमन है तो कॉस स्क्वायर एल्फा और साइन स्क्वायर एल्फा, और थर्ड टर्म 2pq कॉस एल्फा प्लस 2pq कॉस एल्फा। कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा दैट इज 1। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस एल्फा। आर इज रूट ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq कॉस एल्फा। क्या आ गया? अगर आपको वेक्टर p का मैग्नीट्यूड पता है, वेक्टर q का मैग्नीट्यूड आपको मालूम है और दोनों के वेक्टर्स के बीच का एंगल मालूम है, तो इस फार्मूले से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यानी आपको p का मैग्नीट्यूड पता है, गिवन है, q का मैग्नीट्यूड गिवन है और दोनों के बीच का एंगल गिवन है, तो आप सीधे सीधे रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और रह गई, ये थीटा। इस थीटा के लिए थोड़ा सा मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ का, तो आप देख सकते हैं कि सारे स्टेप कैसे लिखे गए हैं और कितना आपको लिखना है। ये बहुत सिंपल सी मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स है और इसे लर्न करना या इसे समझना कोई शायद बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं हटा रहा हूँ और मैं फाइंड करूँगा tan थीटा। थीटा इन ट्रायंगल ODC या OCD, जो आपको अच्छा लगे वो लिख दीजिए। एंगल ODC 90 डिग्री है फिलहाल। tan थीटा कितना आएगा? CD अपॉन OD। tan थीटा इज इक्वल टू Q साइन एल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस एल्फा, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Q साइन एल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस एल्फा। आप थीटा भी सॉल्व कर लेंगे और r की वैल्यू भी आ जाएगी, तो इसका मतलब आपने कंप्लीट वेक्टर के लिए सॉल्यूशन पूरा कर लिया। तो आप मैग्नीट्यूड इस फार्मूले से फाइंड करेंगे और डायरेक्शन आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप नेक्स्ट 2 इयर्स में इस फार्मूले को मोर देन 200 टाइम्स यूज करेंगे। तो ये आज के बाद हमेशा ही याद रहना चाहिए और ये हर चैप्टर में, यानी कुल मिलाकर आप 2 साल में मोर देन 200 टाइम्स इस फार्मूले को आप यूज करेंगे। 11th में भी 12th में भी अगर फिजिक्स है तो ये फार्मूला, वेक्टर्स है तो ये फार्मूला है, इसे भूलना नहीं है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया। अब थोड़ी सी बात यहां पर और बताता हूं आपको। बहुत पॉइंट समझने वाला है यहाँ पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th भी पास हो जाते हैं, लेकिन वो वेक्टर यानी एरो हम लगाएं या नहीं लगाएं इस बात को डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अपने दिमाग में कि कहाँ पर वेक्टर आना चाहिए और कहाँ पर नहीं आना चाहिए। देखिए, अगर आप वेक्टर r की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फार्मूला यही रहेगा, चाहे P और Q के बीच एंगल की वैल्यू कितनी भी हो, 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 120 डिग्री हो, 180 डिग्री हो। लेकिन जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो अब वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q।
अगर आप मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रहे हैं तब मामला बदल जाएगा, यानी अब वैल्यू निकाल रहे हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा, और ये रह गया एंगल। टेन थीटा का फार्मूला क्या होगा? q साइन अल्फा अपॉन p प्लस q कॉस अल्फा। तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आप इस तरीके से लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, और थीटा निकालना हो तो इनवर्स में ले सकते हैं आप ये, या थीटा बराबर टेन इनवर्स q साइन अल्फा अपॉन p प्लस q कॉस अल्फा। इस तरीके से यूज करेंगे, और इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। मैं हर बार कहता हूं, अगर आपको कहीं दिक्कत है तब आप मुझे जरूर कमेंट लिखिएगा कि कहीं दिक्कत आ रही है, लेकिन एक बात जरूर आप ध्यान रखिएगा कि आपको ये फार्मूला हमेशा याद रखना है। ऐसा ना हो कि हम बार बार बुक से देख रहे हैं तब हमें फार्मूला याद हो रहा है। अब यहां पर अल्फा की वैल्यू कभी कभी सवाल में 0 डिग्री होती है, कभी 90 होती है, कभी 180 होती है। तो आप जरूरी नहीं है कि बार बार सॉल्व करके लिखें, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इफ अल्फा 0 डिग्री, यानी वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच एंगल कितना? 0 डिग्री है। इसका सीधा मतलब है P और Q सेम डायरेक्शन में है। आप रख के देखिए, cos 0 1, ये बनेगा P प्लस Q का होल स्क्वायर, ऊपर है स्क्वायर रूट, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट है तो सीधा आएगा रिजल्ट R इज इक्वल टू P प्लस Q। बिना सोचे समझे आप सीधे लिख दिए, और रिजल्ट का डायरेक्शन क्या आएगा वो भी इन्हीं दोनों के डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि इन दोनों के डायरेक्शन सेम है। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। थीटा की वैल्यू भी उसी 0 डिग्री आएगी, और 0 डिग्री का मतलब है ये थीटा किससे बन रहा है? P से। एक बात जरूर मत भूलिएगा कि थीटा एंगल जो आपने यहां लिखा है वो P से बन रहा है। तो कभी कभी सवाल में थीटा हो सकता है यहां से दिया हो, तो आप कैसे याद करोगे वो भी समझ लो। दिमाग में रख लिए, जो आप थीटा लिख रहे हो जिस वेक्टर की तरफ से, तो उधर न्यूमरेटर में दूसरा वेक्टर साइन अल्फा अपॉन जिधर से आप थीटा लिख रहे थे उसकी वैल्यू P प्लस दूसरा वाला वेक्टर Q कॉस अल्फा। अब मान लीजिए कभी कभी सवाल में थीटा इधर से दिया हो, तब सवाल को आप दिमाग में फिर से इसको अप्लाई कर लिए। अगर आप थीटा ये एंगल मानकर चलते तो इस फार्मूले को मैं कैसे लिखता वो देख लिए। फिर इधर वाला जो इधर थीटा नहीं था, P साइन अल्फा Q प्लस P कॉस अल्फा, ये हो सकता है आपको वहां पर इंटरचेंज करना पड़े, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इसे याद करने का तरीका, वेक्टर R जो थीटा एंगल है वो वेक्टर R P से बना रहा है, वेक्टर P से। ये थीटा एंगल रिजल्टेंट वेक्टर P से बना रहा है। तो दो वेक्टर हैं, तो दूसरा जो वेक्टर बचा उसकी वैल्यू इंटू साइन अल्फा अपॉन जिधर से ये एंगल बना रहा था उसकी मैग्नीट्यूड प्लस दूसरा वेक्टर कॉस अल्फा। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। फिलहाल अल्फा 0 था तो R इज इक्वल टू कितना आया? P प्लस Q। अब आपके पास इफ अल्फा 90 डिग्री, कुछ ऐसे वैल्यू अक्सर न्यूमेरिकल में होती हैं कि दो वेक्टर म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, तब आप लगा लिए cos 90 0 होता है, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो आपके पास R कितना आएगा? रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर R आ जाएगा। अब इसमें कोई सोचना समझना नहीं पड़ेगा, आपको इतना ये यूज करते हुए रट जाएगा कि आप 90 डिग्री हैं तो ये रिजल्टेंट होता है। अब रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या बनाएगा भाई? इसमें अल्फा
90 रखकर आप चेक कर ली कितना आएगा, साइन 90 1, कॉस 90 0, कितना आया टेन थीटा, Q अपॉन P। यहां से आप थीटा इनवर्स निकाल सकते हैं। तो भाई इसको याद करने का तरीका आप फिर मत भूलिएगा, ये थीटा एंगल है वो रिजल्टेंट R P के साथ बना रहा है। तो अगर 90 डिग्री का हो तो उधर वाला वेक्टर अपॉन जिसके साथ बना रहा है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए एक और अल्फा 180 की बात कर लेते हैं। अगर अल्फा 180 की बात करते हैं, अल्फा 180 है, इफ अल्फा 180 डिग्री। अब अल्फा 180 डिग्री लेंगे तो कॉस 180 डिग्री कितना होता है, कॉस 180 डिग्री -1 होता है। तो ये बनेगा P माइनस Q का होल स्क्वायर, लेकिन हम जानते हैं ये Q माइनस P का भी होगा। तो आप R इज इक्वल टू P डिफरेंस Q, इट मीन्स आप हायर मैग्नीट्यूड में से लोअर कम कर दीजिए, और डायरेक्शन कहां आएगा, R का डायरेक्शन ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर के डायरेक्शन में ही आएगा। एक सीधा सा बात है, इधर 10 न्यूटन का फोर्स है, इधर 2 न्यूटन का है, तो इन दोनों का जब रिजल्ट निकालेंगे तो 8 न्यूटन बड़े वाले फोर्स की तरफ ही आएगा। तो आप बिना ज़्यादा दिमाग खर्च किए हुए हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दें और R की वैल्यू आ जाएगी। और डायरेक्शन फाइंड करना हो तो भाई जो इसमें से ग्रेटर मैग्नीट्यूड का वेक्टर है उसके डायरेक्शन में ही रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। अब कुछ तुम में से सोचा सर ऐसा तो बुक में दिया नहीं है, डिफरेंस निकालें, बुक में तो दिया है P माइनस Q, ये भी आप ले सकते हैं। मान लिए P ग्रेटर है, R की वैल्यू भी आएगी और R का डायरेक्शन P के अलाउंग होगा। हो सकता है P की वैल्यू कम हो, Q की वैल्यू ज्यादा हो, R की वैल्यू फिर नेगेटिव आएगी। तो वैल्यू तो आपकी उतनी ही आ जाएगी, लेकिन माइनस बताएगा कि R का डायरेक्शन जो है P के ऑपोजिट है, P के ऑपोजिट है। तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगता हो आप वैसा कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा और रिजल्ट का डायरेक्शन हायर मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा। एक तरीका है P माइनस Q कर लो भाई, हो सकता है रिजल्ट पॉजिटिव आए, बताएगा P के डायरेक्शन में, रिजल्ट नेगेटिव आए तो वहां पर नेगेटिव बताएगा आपको मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन कि रिजल्ट का डायरेक्शन P के ऑपोजिट है। तो ये तरीके हो सकते हैं। इसको आप इतना रिवाइज करिएगा कि आप 1 सेकंड से कम में भी इस फार्मूले को बता सकें या लिख सकें, लेकिन रिवीजन पॉइंट टू पॉइंट करिएगा। तो मैंने आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बता दिया, एक होता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो देखिए। भाई यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, टू गेट मैक्सिमम रिजल्टेंट these two vectors should be in same direction. To get minimum resistance, the vectors, these two vectors should have opposite direction. तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट इसका मिनिमम आएगा, और अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि R की वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है, मॉड लगा दिया, R की वैल्यू
प्लस क्यू की वैल्यू से, अगर वैल्यू लिखना सिंपल चाहते हो तो ऐसे ही लिख दो, आर की वैल्यू P प्लस क्यू मॉड से क्या होगा, P प्लस क्यू की वैल्यू से ग्रेटर आएगा, सॉरी P प्लस क्यू की वैल्यू से लेस आएगा, और P माइनस क्यू की वैल्यू से ग्रेटर, लेकिन इक्वल भी होगा क्योंकि ये केस बनेगा और यहां भी इक्वल होगा। यानी कि जो रिजल्टेंट है वो वेरी कहां तक करेगा, P माइनस क्यू से लेकर P प्लस क्यू तक। एग्जाम्पल अगर हम कंसीडर करें, एक फोर्स है F1 10 न्यूटन और F2 है 3 न्यूटन, एंगल आप मन का रख लें। मैक्सिमम वैल्यू इनके रिजल्ट की आएगी 13 न्यूटन और मिनिमम वैल्यू आएगी 7 न्यूटन। यानी कि इनका रिजल्ट है F, जो कि आप वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 से लिख रहे हैं। अब मैं लिख रहा हूं रिजल्ट की वैल्यू, F मैक्सिमम लिखूंगा तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो 13 न्यूटन आएगा, और F मिनिमम वैल्यू लिख रहा हूं तो ये होगा 7 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ रिजल्ट 7 न्यूटन से लेकर 13 न्यूटन तक वेरी कर सकता है। ना तो 13 न्यूटन से आगे का रिजल्ट बन सकता और ना ही 7 न्यूटन से कम रिजल्ट आ सकता है। इसका सीधा मतलब हुआ दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट हैं, दे कांट गिव जीरो रिजल्टेंट। डिफरेंट मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर कभी भी आपको जीरो रिजल्ट नहीं दे सकते। अब यहां पर लिखा तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, यार सर ने क्या लिख दिया, ये क्या जरूरत थी ये मॉड लगाने की, जबकि वेक्टर में सर ने वैल्यू ही लिखी है लेकिन फिर भी मॉड लगाया। ये बात दिमाग में उठ सकती है, प्रॉब्लम थी यहां पर। अब आप मुझे बताइए -5 और -12 में ग्रेटर नंबर कौन सा है? डेफिनेटली -5 ग्रेटर नंबर है। ठीक हो गई बात, -5 ग्रेटर है, ठीक हो। प्लस नॉर्थ को बताता है तो नेगेटिव किसको बताएगा? सीधे सीधे साउथ को बताएगा। -5 किलोमीटर -12 किलोमीटर में ग्रेटर कौन है? बताइए, सोचिए इस बात को। मैंने एक पॉइंट कहा -5 और -12 में ग्रेटर कौन है, आपने कहा सर -5 ग्रेटर है। फिर मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल रखा, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव साइन नॉर्थ डायरेक्शन को बता रहा है, तो फिर नेगेटिव किससे बताएगा? साउथ को। मैंने आपको दो डिस्प्लेसमेंट दिए, एक -5 किलोमीटर, एक -12 किलोमीटर, और मैंने पूछा कौन सा डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर है। अब आपका आंसर क्या होगा? -12 किलोमीटर। यही कारण था कि मैंने मॉड लगाया, क्योंकि ये वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो फिर वो मैथमेटिक्स गड़बड़ करेगी। इसलिए वैल्यू के आगे भी मुझे पता नहीं, जनरल वे में लिख रहा हूं कि P ग्रेटर है या Q। अगर भाई मॉड नहीं लगाऊं तो ये वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, और फिर नेगेटिव डायरेक्शन को बताना शुरू कर देगा। बेटर वे है मॉड लगा दो। और मॉड का मतलब क्या होता है कि अगर हम मॉड लगा रहे हैं तो -5 का मतलब भी आपका +5 भी होता है या ओनली 5 होता है। तो हमने ये बताया आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और यहां पर अब कल क्या करेंगे भाई? कल हम लोग छोटा सा स्टेटमेंट है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और उसके बाद आपका सब्ट्रैक्शन है, कंपोनेंट्स है, उस तरफ आगे बढ़ेंगे। फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप इसे लिख रहे हैं तो आप अपने मन से समझते हुए और वीडियो को पॉज करते हुए आप आराम से लिख लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और इसके बाद जब वेक्टर्स के कुछ फार्मूले आ जाएंगे तभी मैं प्रॉब्लम पर पहुँचूँगा। प्रॉब्लम आपको कराऊँगा
थोड़े से इसमें से फार्मूले आपको समझ में आने चाहिए, जिसे आप याद करिए। फिर हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम डील कैसे करते हैं। लेकिन फिर भी एक मेरी बात याद रखिएगा, जितना आप लेक्चर्स में तैयार कर रहे हो और देख रहे हो तो मन से देखना, और उसे अगर कॉपी बना सकती हो तो आप कॉपी में नोट करिएगा डेफिनेटली। और जो लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं, क्योंकि 10th का सिनेरियो कुछ अलग था, कुछ और था, 11th का अलग है। इसमें जिनका जो पेशेंस रखते हैं और एक सिंपल वे में चलते चले जाते हैं, फ़ायदा उन्हीं को होता है। जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वो आप देखिएगा 6 मंथ या 1 ईयर वो कहाँ पर पहुँचे और आप कहाँ पर पहुँचे, इसका फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इतना हम कह सकते हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर 3 हो गया, कल 4th लेक्चर में मिलेंगे और आगे बात करेंगे। टेक केयर।